हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इकोसिस्टम, इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर। ऑलराइट, तो इकोलॉजी में जो हमारा सेकंड चैप्टर है इकोसिस्टम, इसको समझने से पहले हम इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, इकोसिस्टम जो है बच्चों, ये हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर है। इकोसिस्टम is the functional unit of nature। ठीक है, हम ये इकोसिस्टम को बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? बेसिकली ये वही इंटरेक्शन जब ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का बायोटिक के साथ मतलब लिविंग थिंग्स के साथ होता है, तो इसी इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम हमें पता है बेसिकली टेरेस्ट्रियल होगा, एक्वाटिक होगा। ऑलराइट, जो धरती पे इकोसिस्टम है, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जो पानी में है उनको हम एक्वाटिक बोलते हैं। राइट, तो टेरेस्ट्रियल में हमारे पास फॉरेस्ट आ जाते हैं, डेजर्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं। राइट, और एक्वाटिक में हमारे पास पॉन्ड्स। राइट, ये पॉन्ड आ गया, लेक, रिवर, वेटलैंड्स, ये सब हो जाते हैं। और हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है, जैसे क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड इकोसिस्टम है, जो हमने बनाए हैं। उनमें भी तो इंटरेक्शन हो रहा है पानी का मछलियों के साथ। राइट, ये सब। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली हमें पढ़ना है कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये सब चीज़ें हमें पता है। हमें एक टर्म याद रखना है बस, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे छोटा पेड़, फिर उससे बड़ा पेड़, फिर उससे बड़ा पेड़, फिर उससे भी बड़ा। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिफरेंट स्पीशीज़ का, मेनली प्लांट्स का ही होता है, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये हमें एक टर्म याद रखनी थी। बायोटिक का मतलब हमें पता है, एबायोटिक का भी मतलब हमें पता है। अब इकोसिस्टम के लिए कॉम्पोनेंट क्या है? व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स फॉर द इकोसिस्टम? देयर आर 4 कॉम्पोनेंट्स। एक है प्रोडक्टिविटी, सबसे पहला, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, और चौथा है न्यूट्रिशन साइकिल। न्यूट्रिशन साइकिल जो है वो हमारे सिलेबस से अब कट चुका है। हमें क्या करना है? अब सिर्फ हमें यही 3 के बारे में इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक यहाँ पे बच्चों टर्म आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है कि कितना बायोमास बन रहा है, कितना बायोमास बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कितना बायोमास बन रहा है एक पर्टिकुलर किसमें, एरिया पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना बायोमास बन रहा है। लेकिन जब मैं इसके अंदर टाइम ऐड कर दूंगी बच्चों, जब मैं इसके अंदर क्या कर दूंगी, टाइम ऐड कर दूंगी, तो इसी को हम लोग बोल देंगे प्रोडक्टिविटी। मतलब कितना बायोमास बन रहा है उस एरिया पे, कितने समय में, एक पर्टिकुलर समय में, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्शन रेट, क्योंकि रेट हमें टाइम बताता है। राइट, तो ये कहानी होती है हमारी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी के लिए हमें खाना बनाने के लिए प्लांट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब बच्चों, हमारे धरती पे ये सन है, इसका पूरा का पूरा लाइट, या जो हमारी सनलाइट है, ये इस्तेमाल नहीं करते प्लांट्स। जो लाइट हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, उनको हम पार बोलते हैं। ठीक है, इनको हम पार बोलते हैं, विच इज़ नोन एज योर फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, इस पार रेडिएशन का भी जो है सिर्फ 2 to 10% लाइट जो है वो हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को। तो प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकेंडरी मतलब जो कंज्यूमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बायोमास का ऐड होना। जैसे मैंने खाना खा लिया तो मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बॉडी में मास ऐड हुआ है, बायोमास ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये बायोमास का जो एडिशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर हम देखें तो वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, तो वो प्रोडक्शन कहलाया। ठीक है, जिसको हम ऐसे करते हैं वेट में। अगर हम बायोमास ऑब्वियसली वेट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या फिर एनर्जी में। वेट में कैलकुलेट करोगे तो ग्राम, अगर एनर्जी में करोगे तो KCL, किलो कैलोरीज। बच्चों, एक पर्टिकुलर एरिया पे कर रहे हैं तो -2, m-2। यहाँ पे भी बच्चों ये m-2 का मतलब ये है 1/g 1/m²।
ऐसे करके इसको ऊपर ले गए तो G-1 M-2, हमें बस ये याद रखना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्राइमरी प्रोडक्शन के बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वही हम लोग जब इसके पास टाइम ऐड कर देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक मिनट बच्चों, ये जो यहाँ पे ग्राम -2 लिखा है ना, ये गलत लिखा है। ये पुरानी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ये गलत है, ठीक है। ग्राम मीटर पर स्क्वायर लिखेंगे हम इसे, जस्ट लाइक दैट एनर्जी मीटर पर स्क्वायर, तो ये गलत है। डोंट रिमेंबर दिस इज रॉन्ग। ग्राम मीटर पर स्क्वायर या फिर हम लोग इसको कैसे और लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना बायोमास एक पर्टिकुलर एरिया में बना है, ऐसे करके कि कितना बायोमास एक पर्टिकुलर एरिया में बना, तो मीटर स्क्वायर, मीटर को ऊपर ले गए तो ये -2 बन गया। सेम विद दिस, ठीक है। ये हमें नहीं याद रखना है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट लगा दिया तो उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ये कैसे एक्सप्रेस होता है, ये होगा किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर पर ईयर से, ठीक है, ग्राम पर ईयर से, ग्राम मीटर पर स्क्वायर पर ईयर से, ठीक है। इसको भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे like this. It is divided into gross productivity and primary productivity. इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एनपीपी और जीपीपी, अब इसका मतलब हम लोगों को समझना है। हम जीपीपी क्या बोलते हैं, एनपीपी क्या होता है, इसको देखते हैं। इसको हम थोड़ा इससे समझें। प्रोडक्टिविटी दो तरीके की है, एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको ऐसे समझो, अगर किसी की सैलरी है 80,000 रुपये, तो ये उसकी पूरी कमाई हुई, तो उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन इसने खर्चा कर लिया, ईएमआई दे दिया, मान लो 10,000 का, 20,000 का इसने मम्मी को दे दिया, ठीक है, 10,000 इसने पापा को दे दिया, तो इसका इतना खर्चा हुआ, 40,000 रुपये खर्च हो गए। 40,000 खर्च हो गए तो मैंने इसमें से जब माइनस किया 80 - 40, तो मुझे टोटल मेरे पास अब बचा कितना, 40 के सैलरी मेरी बची है, तो ये एनपीपी हो गई। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है बच्चों, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये वो बायोमास है जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब ये वो बायोमास है या ग्लूकोज है, स्टार्च है, ठीक है, जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसमें से कुछ ग्लूकोज जो है वो खर्च हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, यूज हो जा रहा है। तो ये जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज़ हो जा रहा है बच्चों, तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि अगर मैं जीपीपी में से खर्चा माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचा कुचा बायोमास है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है, ऑल ओवर। ऑलराइट, तो ये हमारी स्टोरी होती है, ये हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की कहानी है। अब ये एनपीपी जो है बच्चों, इसको खा लेगा हमारा, मान लीजिए कोई हर्बीवोर। अब ये हर्बीवोर ने जब इसको खा लिया तो इसका भी बायोमास ऐड हो गया, इसमें भी बायोमास बढ़ गया ना, इसका वजन बढ़ गया। तो इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर एरिया में वजन बढ़ रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इन प्लांट्स देखने को मिलेगी, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें कंज्यूमर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमारी कहानी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अवेलेबल बायोमास। एनपीपी क्या है, अवेलेबल बायोमास। अवेलेबल मतलब जो खर्चा हो जाने के बाद जो बचा है, तो एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। क्लियर हो गया भाई साहब हमारा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। खत्म, ठीक है। अब यहाँ
सो ये हमने क्या पढ़ा कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन्स होती है, जिसमें हम ड्राई वेट ही काउंट करते हैं। नाउ 70% हमारे अर्थ पे ना वाटर है, सिर्फ ओशियंस है, लेकिन स्टिल हमारा ओशियन सिर्फ 55 बिलियन टन्स का बायोमास ऐड करता है हमारे बायोस्फीयर में। हमें ये याद रखना है। अब दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है, इट इज़ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स याद रखने हैं हम लोगों को। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है बच्चों, पहले जो है टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर दूसरी बार में लीचिंग होती है, फिर तीसरी बार में कैटाबॉलिज्म, फिर पांचवी बार में चौथी बार में ह्यूमिफिकेशन, और फिर पांचवी बार में मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू इनऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोजर्स की हेल्प से। इसमें डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? हमारे बैक्टीरिया, एंजाइम्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर को भैया तोड़ा जा रहा है इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, सल्फर, ये सब। अब बेसिकली डिकम्पोजिशन डेड और डिकेइंग एनिमल्स का होता है। मतलब जब कोई इंसान, जानवर मर जाए तो उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करते हैं और उसको जो क्या करेंगे, उसके ऊपर फीड करके उसको ख़त्म कर देंगे, और ऑर्गेनिक ही तो है वो, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों जो डेड डिकेइंग मैटर होता है ना, उसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। कोई भी डेड डिकेइंग मैटर, सड़ा हुआ या मरा हुआ रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज डेट्राइटस। डेड प्लांट रिमेन्स या डेड डिकेइंग मैटर, दैट इज नोन एज योर डेट्राइटस। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारे हुए चूहे को ना। ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? चलो पहले इसको हम छोटी सी कहानी से समझते हैं, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस। ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन में मान लो कि ये कोई पत्ता था, ये पेड़ से गिर गया। ठीक है, ये पेड़ से क्या हुआ? ये पेड़ से गिर गया, मर चुका है ये पत्ता, इसलिए तो फॉल हो गया। तो इसको ना सबसे पहले हमारा एक डेट्राइटिवोर आएगा। डेट्राइटिवोर मतलब अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को बोला जाता है डेट्राइटिवोर। ये इसके टुकड़े 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 कर देगा, टुकड़े टुकड़े। फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद इसका कुछ पोर्शन जो है वो सॉइल के डीप एरिया में चला जाता है, उसके साथ अब कोई भी डिकम्पोजिशन वाला स्टेप नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। दूसरा स्टेप, इसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वो जाएंगे अब अंडर द डिकम्पोजिशन। इसके लिए थर्ड स्टेप होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे? कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, एंजाइम रिलीज़ करेंगे, इसको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, कुछ तो डिकम्पोज हो जाएगा इनऑर्गेनिक मैटर में, लेकिन कुछ जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे। तो ये जो अनडाइजेस्टेड है ना, ये इकट्ठा होने लगता है डाइजेस्टेड सब्सटेंस के ऊपर। तो ये काला काला सा हमें दिखने लगेगा। ठीक है, ये जो काला काला हमें दिखेगा, ये ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस की फॉर्मेशन जो होती है, इसको हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ह्यूमिफिकेशन। चलो अब आओ वापस यहीं पे। Breakdown of detritus, ठीक है, into smaller particles by detritivores is known as your fragmentation. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and precipitate as unavailable salts. मतलब कि कुछ ऐसे हमारे inorganic nutrients जो fragmentation के दौरान पे यूज़ नहीं हो पाए, बहुत ही सॉइल के अंदर चले गए, तो उसको हम, उस प्रक्रिया को हम लीचिंग बोलते हैं। फिर कैटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स, इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। ये तीनों एक साथ होता है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है एक के बाद दो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे के बाद तीसरा क्या स्टेप है। तो यहाँ पे देखो, अब एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, जिसको हम डार्क एमोर्फस सब्सटेंस बोलते हैं। एमोर्फस मतलब जिसके आर पार ना दिखना, काले कलर का, इन सॉयल, ये अनडाइजेस्टेड एक्यूमुलेशन होता है। अब देखो, अनडाइजेस्टेड एक्यूमुलेशन जो हुआ उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। वो अनडाइजेस्टेड इसीलिए है ना, क्योंकि उसके ऊपर हमारा बैक्टीरिया काम नहीं कर पाया, इसीलिए ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है। ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शंस एंड सो डिकम्पोजेज वेरी स्लोली। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फिर लास्ट स्टेप आता है मिनरलाइजेशन। इट इज़ द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सब माइक्रोब्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ह्यूमिफिकेशन के बाद ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया था, इसको जब दोबारा बैक्टीरिया
और फंगस तोड़ती हैं तो इससे और इनऑर्गेनिक मैटर निकलता है जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो इस स्टेप को हम लोग 5th स्टेप को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो यही स्टोरी इसने बोली है और ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। हमें ये याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई डिकम्पोजिशन उन जगहों किस सब्सटेंस की जल्दी हो जाती है, किस ऑर्गेनिक मैटर की, और किसकी धीरे धीरे होगी। उनकी धीरे धीरे होगी जिनके ऊपर ना भाई काइटिन की लेयर है, बड़ी मुश्किल होती है इसको तोड़ना। लिग्निन की लेयर है, इसको भी बड़ा मुश्किल है तोड़ना। तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको तोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। तो बेसिकली कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भैया? पहला है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अगर लिग्निन काइटिन है तो स्लो होगा, ठीक है, लेकिन अगर सेलुलोज वगैरह है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन में रिच है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। शुगर में रिच है तो बड़ी जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। दूसरा, मॉइस्चर चाहिए होता है बैक्टीरिया को वो करने के लिए, काम करने के लिए, या फंगस को। तो भैया इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, फेवर करेगा ये डिकम्पोजिशन को। इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स जो होंगे बेसिकली वहाँ बड़ी आसानी से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। लो टेम्परेचर और एनारोबियोसिस, मतलब कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी है और जहाँ लो टेम्परेचर है वहाँ पे डिकम्पोजिशन जो है वो थोड़ी दिक्कत करता है। इनहिबिट डिकम्पोजिशन, वहाँ डिकम्पोजिशन जो है नहीं होती है, बड़ी लेट से होती है, ठीक है, बड़ी लेट से होती है। नेक्स्ट आगे देखो, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब है कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। देखो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है वो रेडिएशन है बेसिकली जो हमारा सन से प्लांट यूज़ करता है, और ये लेस देन 50% है, उसका भी सिर्फ 2 to 10% हमारी प्लांट्स यूज़ करते हैं। हमारा इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करता है, मतलब ना ही हमारा जो इकोसिस्टम है इट इज़ ओबेइंग अवर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारा जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर, उसमें एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में हर एक लेवल पे, मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। इसकी वजह से एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है, मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो इसी को हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो कहानी ख़त्म करते हैं इसकी। अब आता है हमारे पास, हमें पता है प्रोड्यूसर्स कौन है, जो बनाते हैं खाना, विच आर ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज़ अवर प्लांट्स। अगर एक्वेटिक की बात करें तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स हैं। अर्थ की बात करें, मतलब टेरेस्ट्रियल रीजन की बात करें, तो वहाँ पे हमारे नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं, वुडी और हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है। जो खाना खाते हैं उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है। जो बेसिकली डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं बच्चों, उनको हम प्राइमरी बोलेंगे, और नेक्स्ट वाले को सेकेंडरी, फिर नेक्स्ट वाले को टर्शरी, उससे नेक्स्ट वाले को टॉप कार्निवोर या फिर फाइनल कार्निवोर बोला जाता है। फिर उनको जब वो जब मर जाते हैं तो उनके ऊपर जो फीडिंग होती है वो डिकम्पोजर्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है। नाउ दूसरी कहानी, भाई ये जो हमारा पूरा का पूरा चेन है फीडिंग रिलेशनशिप का, इसको हम फूड चेन कहते हैं। मतलब जो हम लोगों ने फूड चेन बनाते हैं ना, जैसे प्लांट को खाया ग्रेस होपर ने, ग्रेस होपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने। तो ये एक छोटी सी चेन है जो चल रही है, राइट। और हर एक लेवल को, जो हम इकोलॉजिकल लेवल्स बनाते हैं ना इकोसिस्टम पे, एनर्जी फ्लो में दिखाते हैं, तो उस हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे जब हम इसके पिरामिड्स बनाएंगे, ठीक है। हर एक लेवल को ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। तो दो तरीके के हमारे पास फूड चेन्स होते हैं, एक ग्रेजिंग फूड चेन है, एक डेट्राइटस फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होगा वो ग्रासेस या नॉर्मल प्लांट्स होंगे। डेट्राइटस फूड चेन का मतलब ये है कि यहाँ का जो प्रोड्यूसर होगा वो डेड डिकेइंग मैटर्स होंगे। वो क्या होंगे बच्चों? डेड डिकेइंग मैटर्स होंगे, मतलब हमारे डेट्राइटस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ग्रासेस प्रोड्यूसर होंगे, उसको खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि गोट, फिर उसको खा लेगा मैन, विच इज़ ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस में डेड लीव्स हैं, उसको कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, जैसे वुडलाउस ने, फिर उसको ब्लैक बर्ड ने। इसको हम डेट्राइटस फूड चेन बोलेंगे, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर जो है वो बेसिकली डेड डिकेइंग मैटर्स पे फीड करता है। ये हमें पता लग गया। हमें पता है कि डिकम्पोजर्स डेड डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं, जैसे फंगस और बैक्टीरिया, इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। हमें इसमें इतना वो नहीं जाना है।
अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ जो कहानी है ना, ये कहानी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है जीएफसी और डीएफसी की। क्या इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, इसको ज़रा देख लेते हैं। बच्चों मैं इसको ऐसे समझाती हूँ तुम्हें। देखो जो डीएफसी है, हमें इतना पता चला जीएफसी में कि भाई ये जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो हैं ये डेट्राइटस हैं। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये नॉर्मल प्लांट्स हैं। इतना तो आपको पता है, इतना आपको पता लग गया था। नाउ ध्यान से देखना, डेट्राइटस फूड चेन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल रीजन में, लैंड पे, मतलब ऑन लैंड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें सबसे ज़्यादा डेट्राइटस फूड चेन देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रेजिंग फूड चेन हम लोगों को देखने को मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, ये हमको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है लर्न करने के लिए। मतलब इसको ऐसे समझो कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे मैंने 200 प्लांट सामने रख दिए, 200 प्लांट्स रख दिए, तो क्या तुम अकेले खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तुमने मान लो 50 प्लांट खा लिया, बाकी जो 150 प्लांट है वो तो नहीं खा पाए, तो ये जो है ये मर जाएंगे। ठीक है, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर कौन काम करेगा? इन पे डेट्राइटस काम करेगा, डेट्राइटिवोर काम करेंगे। फिर डेट्राइटिवोर्स जो होंगे वो बाकी आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पे डीएफसी ज़्यादा एक्टिव होता है और जीएफसी एक्वेटिक लैंड पे। तो ये हमें याद रखना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी इज़ मोर कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारा डीएफसी काम करता है ज़्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड वेब मतलब जब बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं, ये हमें पता है। एनर्जी फ्लो देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये क्या है, हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ये हमें पता है। फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकंड ट्रॉफिक, थर्ड और फोर्थ। हमें इतना नहीं याद, हमें इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है इस पर। अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज नोन एज योर ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ देखो, ये तुमने बड़ा पढ़ा है कि प्लांट ने 2 to 10% जो है लाइट ले ली और अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया। अब इसको खाया अर्थवॉर्म ने, या कोई भी ऐसा इंसेक्ट था हर्बीवोर जिसने खाया इसे। तो जब इसने इसको खाया तो इससे जो इसको एनर्जी मिलेगी वो सिर्फ 10% लॉ के हिसाब से मिलेगी, मतलब 10% एनर्जी मिलेगी, बाकी सारा हीट लॉस हो जाएगा। सेम इसको हम 10% लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? 10% लॉ। सो हेयर यू कैन सी द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ ट्रॉफिक लेवल। अब ये एक स्टैंडिंग क्रॉप टर्म आता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना बायोमास तुमने बनाया है, लिविंग मटेरियल बनाया है, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड एज बायोमास और नंबर इन अ यूनिट एरिया। अभी जो मैंने बोला, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड एज इट फॉलोज 10% लॉ, मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। जैसे मान लो कि यहाँ देखते हैं प्लांट है, इस प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी थी। ठीक है, तो अब जब मान लो इसको गोट ने खाया तो इसका 10% ही यहाँ जाएगा, मतलब 100 का 10% अगर मैं करूँ तो सिर्फ 10 जूल एनर्जी जो है मेरे गोट के पास जाएगी, 10%, बाकी सारी हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने में सबसे पहले ये देख लो, फूड चेन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलेंगे। 3 टाइप का एक पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। चलो इसकी कहानी हम फिर से इधर से ही समझेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये हमारा लास्ट है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? 3 पिरामिड है, ठीक है, और इकोसिस्टम हम 3 पढ़ते हैं। तो पहला इकोसिस्टम है हमारा फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट आएगा, दूसरा आ जाता है ग्रासलैंड, तीसरा हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों के हम पिरामिड्स देखेंगे। अब 3 तरीके के पिरामिड, मैंने अभी आपको बोला कि 3 तरीके के पिरामिड होते हैं, है ना? तो ये तीनों पिरामिड हम तीनों इकोसिस्टम में देखेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे
पिरामिड ऑफ नंबर देखूं, फिर मैं पिरामिड ऑफ बायोमास देखूं, फिर मैं पिरामिड ऑफ एनर्जी देखूंगी। ठीक है, देखो फॉरेस्ट में सबसे पहले जो नीचे वाला होगा हमेशा प्रोड्यूसर ही होगा। पहले मैं ग्रासलैंड लिख देती हूँ बच्चों, पहले हम ग्रासलैंड का समझेंगे, वो आसान है हमारे लिए समझना, क्योंकि मैं यहाँ ग्रासलैंड लिख देती हूँ, तब तुम्हें तीनों समझ में आ जाएंगे। ग्रासलैंड मतलब सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो जो नीचे होगा वो हमारे ट्रीज़ होंगे, ग्रासेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत सारे होते हैं, तो ये नीचे वाला जो है बेस, ये बहुत ब्रॉड होगा। इसके बाद आएंगे ग्रास होपर्स, लेट्स सपोज उन ग्रासेस को खाते हैं, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक। तो ये ऐसे पिरामिड जो सीधे हैं, जिसमें नीचे बेस जो है बड़ा है, बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, ठीक है, कम कम है, तो इसको हम अपराइट पिरामिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अपराइट पिरामिड, सीधा खड़ा है ये। सेम बायोमास में भी भाई ग्रासेस ज़्यादा बायोमास बनाता है, तो बेस इसका ज़्यादा होगा, है ना। फिर फ्रॉग कम बायोमास, फिर कम बायोमास, ठीक है, तो ये भी अपराइट है। यहाँ पे देखो ग्रासेस के पास भाई ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर 10% लॉ के हिसाब से इसके ऊपर वाले की कम, और फिर इसके अगर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास कम, तो ये भी अपराइट है। फिर आते हैं फॉरेस्ट पे बच्चों। फॉरेस्ट में जब हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो एक ट्री का हमने एग्जाम्पल लिया, फॉरेस्ट में भी हम ट्री इकोसिस्टम को देखते हैं, तो ट्री एक ही है, उस ट्री पे न जाने कितने कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, ठीक है, कितने सारे बंदर वगैरह सब फीड कर रहे हैं। तो मतलब पेड़ एक ही है, ट्री एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो कंज्यूमर्स हैं वो बड़े सारे हैं। हम नंबर देख रहे हैं ना, नंबर। फिर आगे के कंज्यूमर्स उससे ज़्यादा हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमने देखा नंबर के हिसाब से अगर हम चेक कर रहे हैं, तो ट्री एक ही है, उसके ऊपर खाने वाले बड़े सारे हैं, तो फॉरेस्ट का पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्टेड होता है। क्या होता है वो? इन्वर्टेड। ठीक है, ये स्टोरी है। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है भाई? भले ये एक है, लेकिन इसका बायोमास मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है, ये ज़्यादा बनाता है, तो ये तो अपराइट ही होगा। और ये 10% लॉ फॉलो करके ये भी अपराइट होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है इस पर। अब जैसे ही आगे गया तो 10% लॉ से 10% एनर्जी ही आगे पहुंची, बाकी सब हीट में चली गई, तो ये बाकी दोनों अपराइट ही होंगे, बाकी दोनों अपराइट ही होंगे। एक्वेटिक में देखिए ऑब्वियस सी बात है, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारे होते हैं, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स कम होते हैं, फिर उनको खाने वाले स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस, तो ये भी अपराइट है। फिर यहां देखो अब जरा, जो हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास है, फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे छोटे हैं, इसका मतलब थोड़ा ही खाना बना रहे हैं, है ना, कम खाना बना रहे हैं। मतलब मान लो यहाँ मैंने 50 फाइटोप्लैंक्टन्स बनाए, तो जू प्लैंक्टन इन 50 में से 30 खाएगा, तब जाके उसका पेट भरेगा, तब उसका पर्टिकुलर बायोमास बढ़ेगा। तो इसीलिए बच्चों फाइटोप्लैंक्टन बायोमास कम प्रोड्यूस करता है एक, लेकिन उसके मुकाबले जू प्लैंक्टन का बायोमास ज़्यादा है, उसके मुकाबले लार्ज फिशेस, स्मॉल फिशेस का ज़्यादा बायोमास है, लार्ज फिशेस का ज़्यादा बायोमास है। तो इसका मतलब एक्वेटिक का पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो क्या होता है? इन्वर्टेड। और वहीं पे ये तो भैया 10% लॉ के हिसाब से हमेशा सीधा ही रहेगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है बच्चों, ये आपकी हमेशा अपराइट रहेगी, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक का इन्वर्टेड रहेगा, और फॉरेस्ट का पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। So we have completed the types of pyramids. Okay, now
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हियर जस्ट रिवाइज इट। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। ग्रासलैंड अपराइट है, ठीक है, बायोमास अपराइट है, लेकिन फॉरेस्ट में क्या हुआ, सॉरी एक्वेटिक रीजन में क्या हुआ, बायोमास इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट का गिवन होगा, इट इज नॉट गिवन, कोई बात नहीं। पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज अपराइट, ठीक है। सो ये हमने स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली। इन्वर्टेड पिरामिड्स, हियर यू कैन सी इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर किसका होगा, इन्वर्टेड पिरामिड इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट का है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, हमने यहाँ पढ़ लिया था। ऑलराइट, इसके बाद लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। बच्चों जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो क्या मैंने यहाँ पे डिकम्पोजर्स मेंशन किए, नहीं किए। मैं इसमें फूड चेन को डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा प्रोड्यूसर सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर, एंड देन टर्शरी से क्वाटनरी। बट इट कैन बी ऑन अनदर ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो। मतलब जैसे मान लो कि चूहा जो है वो ज़रूरी थोड़ी है प्राइमरी हो सकता है कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी बन सकता है, ठीक है, ऐसी बात है। तो बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल पे जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग ये चीज़ें मेंशन नहीं कर पाते हैं। सो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। दूसरा है इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, जबकि फूड वेब इज द रियलिटी, है ना। इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, तो ये दूसरी लिमिटेशन। तीसरी कि भाई सेप्रोफाइट्स मतलब डिकम्पोजर्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। ख़त्म स्टोरी, हमारा इकोसिस्टम ख़त्म हो गया। इसको अब अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।